आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन होगी। आज की प्रैक्टिस सेशन में हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मेनली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है जो आईसीटी या कंप्यूटर पर बेस्ड होंगे। क्योंकि आपको पता है जो आपके रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी ईएमआरएस के एग्ज़ाम होंगे हों या आपके आने वाले चंडीगढ़ के एग्ज़ाम हैं या आपका केवीएस हो गया और कुछ हिस्सा आपका डीटीडब्ल्यूएसबी में एज अगर जनरल अवेयरनेस का माना जाए तो उसमें मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपका चंडीगढ़ में या ईएमआरएस में सेपरेट एक पोर्शन दे रखा है जिसको हम आईसीटी बोलते हैं या कंप्यूटर आप कह सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कंप्यूटर या आईसीटी से रिलेटेड आएंगे। और इस प्रैक्टिस सेशन में आने वाले और प्रैक्टिस सेशन में जो सीरीज़ हम या जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो आपके जितने टीचिंग एग्जाम आपके हो गए, चाहे आप एनवीएस मान लीजिए, चाहे आप ईएमआरएस मान लीजिए, आपका हो गया केबीएस, ठीक है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ जो होने वाला है या चंडीगढ़ में पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके माध्यम से जितने भी आईसीटी के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं या आ चुके हैं अभी तक एग्ज़ाम में, वो सारे में अपने सीरीज़ के माध्यम से कवर अप कराएंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आईसीटी में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्वेश्चन आते हैं कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या नहीं है ना। तो इससे अच्छा है कि आप किस पूरी बुक पढ़ लें या अलग अलग सोर्सेज से उनके क्वेश्चन को कलेक्ट करें, कि आप इस सीरीज़ के माध्यम से पहले उन क्वेश्चनों को परख लें या समझ लें कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आगे किन तरह की क्वेश्चनों की आने की संभावना है और हमें आईसीटी के रिगार्डिंग अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में लेके जानी है ना। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपका उसी को पर फोकस्ड होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और अगर आपने पुराने हमारे सारे प्रैक्टिस सेशन देखे हुए हैं और आपका कोई डाउट है या प्रैक्टिस सेशन के रिगार्डिंग ना भी आपका अदर किसी चीज़ से रिलेटेड जो स्टडीज़ से आपकी मिलती जुलती है उसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप ग्रुप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आज की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम सभी ने जब कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है 10th क्लास तक, तो बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम सभी जानते हैं। इनपुट मतलब मतलब जैसे कहते हैं अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर डाली जाए, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के जिन डिवाइस की मदद से अंदर डाली जाए उन्हें कहते हैं इनपुट डिवाइस। और आउट मतलब बाहर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से बाहर देखने को मिले, मतलब बाहर आपको रिटर्न में मिले, उसे कहते हैं आप आउटपुट डिवाइस। तो कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, टचपैड, कीबोर्ड या प्लॉटर। अब देखो, जॉयस्टिक होती है आपकी, उसमें इन्फॉर्मेशन अंदर डाली जाती है। टचपैड भी आपका इन्फॉर्मेशन को अंदर भेजने का काम करता है। कीबोर्ड भी कहीं ना कहीं की प्रेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है अंदर कंप्यूटर के जाएगी। लेकिन जो प्लॉटर, जो आप डिवाइस साइड में ये देख रहे हैं, ये प्लॉटर है। आपको हो सकता है ये प्रिंटर जैसी लग रही हो, क्योंकि प्रिंटर की टेक्निक पे बेस्ड ही है, ये ग्राफिक्स को निकालने का काम करती है। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। तो हमारा जो आंसर बैठेगा वो होगा प्लॉटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस टू सिक्योर अवर पासवर्ड। हम सभी अपने फ़ोन्स में, अपने कंप्यूटर्स में पासवर्ड लगा के रखते हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं है अपने पासवर्ड को सिक्योर करने का। ये आप अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है और ये शायद ही आपको किसी बुक्स में मिलेगा, है ना। क्योंकि वो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है जो भी एग्जामिनर है। तो यूज़ पासवर्ड मैनेजर, आप पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करेंगे। पासवर्ड शुड नॉट कंटेन मेमोरेबल डाटा फॉर इजी रिकॉल, ठीक है। या पासवर्ड शुड बी चेंज फ्रिक्वेंटली, आप बार बार पासवर्ड बदलेंगे। या पासवर्ड शुड नॉट बी रिटन डाउन इन अ फाइल, मतलब या आप पासवर्ड को किसी फाइल या कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं होगा? देखो, पासवर्ड मैनेजर का हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल हम यूज़ करेंगे। बात करें पासवर्ड को हम चेंज करते रहेंगे फ्रिक्वेंटली, ये भी बात सही है कि अगर हमने किसी को अपनी डिवाइस यूज़ करने की दी है तो हमारा पहला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पासवर्ड्स को चेंज करें, ये बात सही है। किसी डायरी या नोटबुक में हम वैसे लिख लेते हैं अपनी याददाश्त के लिए, बट ये लिखना कहीं ना कहीं आपको नॉर्मली कॉमन पेपर पर लिखना, ये कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। लेकिन बात करें कि आपका पासवर्ड ऐसा हो जो इजीली मेमोरेबल डाटा से रिलेटेड हो, कि हर कोई इसको इजीली रिकॉल कर पाए, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे अपनी डे टू डे लाइफ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई कैन बी अ हार्डवेयर डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड आई एम यूज्ड टू फिल्टर आउट डेटा दैट कम्स थ्रू अ नेटवर्क और द इंटरनेट, हु एम आई। मतलब एक कहीं ना कहीं एक किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जो अपना परिचय स्वयं दे रही है कि वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। साथ ही साथ वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत भी आता है।
ये क्या करता है, आपके नेटवर्क और जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जो डाटा आप लेते हैं उसको कहीं ना कहीं फ़िल्टर करने का काम करता है। तो क्या वो मेलवेयर है, कुकीज़ हैं, एंटीवायरस है, फायरवॉल है। तो इसके अंतर्गत जिस चीज़ को हम चुनेंगे वो आपको बताना है किसके अंतर्गत आएगी। तो जिस बारे में या जिसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है वो आपका फायरवॉल है, ठीक है। अब जरा बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मेलवेयर इज़ अ काइंड ऑफ वायरस इज़ अ काइंड ऑफ वायरस नॉट अ एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या होता है, उस वायरस को रिमूव करने के लिए हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है जो कहीं न कहीं आपके वायरस को ढूँढता है और उन्हें वहीं जाके ख़त्म कर देता है। कुकीज़ क्या होते हैं, कुकीज़ इन द सेंस जैसे आप किसी साइट पे विज़िट कर रहे हैं तो जो पाथ आपका क्रिएट हो रहा है उसे आप कुकीज़ कहेंगे, जो छोटे-छोटे टुकड़ों में आपका क्रिएट होता है ना? तो फायरवॉल ये एक तरह का हार्डवेयर है, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कहीं न कहीं फ़िल्टर करने का काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राधिका वांट्स टू मेंटेन द टेस्ट स्कोर ऑफ ऑल हर स्टूडेंट इन अ टेबुलर फॉर्मेट टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर रिजल्ट शीट। तो वो ये आपको ये बताना है, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसके अंदर कई सारे आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे, तो उनमें से वो किसका उपयोग करे, एम एस वर्ड का, एम एस पावर पॉइंट का, एम एस एक्सेस का, एम एस एक्सेल का, ठीक है। तो मेनली इसमें देखो, अगर की फोकस वर्ड की मैं बात करूँ, जो क्वेश्चन हमें हिंट देते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए, तो उसमें बोला गया कि डाटा कलेक्ट या स्कोर बनाना है टेबुलर फॉर्म में, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करनी है और रिजल्ट सीट बनानी है, तो ये सारे काम आपके जिसमें होंगे वो होगा एम एस एक्सेल। अब जल्दबाजी में हो सकता है एक्सेस को आप एक्सेल पढ़ लें और टिक उस पर लगा के आ जाएं, तो यहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउज़र का इनमें से कौन से एग्जाम्पल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी या यूनेक्स। तो आप सभी अब ये समझते हैं कि वेब ब्राउज़र होता क्या है। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए जिस चीज़ पे जाते हैं वो नॉर्मली आपने देखा होगा एक राउंड सा सर्कल होता है, उसे हम क्रोम बोलते हैं, जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वेब ब्राउज़र है। तो इसके माध्यम से हम अलग अलग साइटों को या अलग अलग चीज़ों को इंटरनेट पर एक्सेस करने का काम करते हैं, इसे बोलते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम एंड सफारी, ये तीनों क्या है, आपके वेब ब्राउज़र हैं, बट यूनिक्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है ना। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सीरीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इंक्लूड, सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इंक्लूड, मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम किस किस तरह की सर्विसेज लेते हैं। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया का से कई सारे लोगों का पता लगाते हैं, सामुदायिक खेल खेल सकते हैं, दूरस्थ साइटों पर जा सकते हैं, चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, पत्रिकाओं का रखरखाव कर सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों का इंटरनेट पर कहीं ना कहीं सर्विस के रूप में फ़ायदा उठाते होंगे, अपने डे टू डे लाइफ में उसका उपयोग करते होंगे। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो होगा आपका डी वाला, जिसमें आपके बाकी के ऊपर के जो 5 हैं ABCDE वो सारे शामिल हो जाएंगे, या अगर यहाँ ऑल ऑफ द अबव आंसर होता तो वो भी आपका आंसर बन जाता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 4th वाला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि आई एम अ फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड स्पेशली टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड स्कैन और रिमूव मेलेसियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फाइल और कंप्यूटर सिस्टम, हु एम आई। सेम वही है कि डेफिनेशन आपको एक दे रही है, अब वो पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, जो कौन कौन से काम करता है, जो प्रिवेंट करता है मतलब आपको कहीं ना कहीं बचाव करता है चीज़ों का, डिटेक्ट पहचानता है, रिमूव भी करता है किन एक्टिविटी को जो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर या फाइल के लिए असुरक्षित होती हैं, है ना, उनको। तो ये कौन है, क्या वो फायरवॉल है, कुकीज़ है, एंटीवायरस है, मालवेयर है। तो अभी हमने पढ़ा है फायरवॉल का क्या काम होता है, आपको कहीं ना कहीं डेटा को फिल्टर करने का। कुकीज़ आपका एक कहीं ना कहीं पाथ भी क्रिएट करता है छोटे छोटे पैकेट्स में। एंटीवायरस और मेलवेयर अपने आप में एक वायरस होता है जो इन चीज़ों से बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उसका नाम है एंटीवायरस। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा एंटीवायरस। अगले क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीयू। आपको कुछ फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो याद करनी पड़ेगी। सीयू आपका कहीं ना कहीं सीपीयू जो पार्ट होता है कंप्यूटर के पार्ट्स में, उसी का एक सब पार्ट आप कह सकते हैं। इसका नाम है, क्या नाम है, क्या वो सेंट्रल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, कंप्रेस यूनिट है, या फिर आपका क्रिएटिव यूनिट है। तो आप कुछ जो फुल फॉर्म है वो जरूर याद करिएगा, जिनमें आपका सी हो गया, ALU हो गया, इस तरीके MU हो गया। तो इस तरीके की जब आप चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको इजीली होंगे, जो नॉर्मली आप 10 तक पढ़ते आए। तो CU का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो CU का सीधा सा फुल फॉर्म आपका कंट्रोल यूनिट है ना। कुछ सेंट्रल यूनिट भी लगा सकते हैं इसका आंसर, बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये फैक्चुअल बेस में आपको याद ही करनी पड़ेंगी और इनको अलग से बैठे रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज़ जाती जाएंगी। हो सकता है आपको एक प्रैक्टिस सेशन 2 बार देखना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार देखने के बाद ऐसा होगा कि वो कहीं ना कहीं जब क्वेश्चन आपके आई साइड से निकल जाएंगे तो आपको ईजिली अटैम्प्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। IMS
solicited an unwanted email that has not received permission from a recipient to enter his or her inbox. Who am I? मतलब मैं अनवांछित या अनैच्छिक एक ईमेल हूँ जो प्राप्तकर्ता उसे अपने प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। तो वो कौन हो सकता है? वायरस हो सकता है, हैकर हो सकता है, स्पैम हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है। यहाँ अगर बात करें तो हो सकता है कई लोग आपके वायरस की ओर चले जाएं, क्योंकि उसमें कहा है अनैच्छिक है, अनवांटेड ईमेल है। लेकिन यहाँ जो पहचानने वाला वर्ड है वो ईमेल की बात हो रही है। ईमेल में ऐसी अगर कोई आपके पास मैसेज आता है तो आपके ने ईमेल जीमेल पे चेक करेंगे तो उसमें साइड में एक आपको ऑप्शन दिखेगा जिसे हम स्पैम फोल्डर के नाम से जानते हैं। जिन मेल्स को हम परमिशन नहीं देते हैं वो डायरेक्ट इनबॉक्स में ना आके हमारे स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आप डे टू डे रूटीन में आपके शामिल है। आप अपने जीमेल खोलिए, उसमें देखिए कोई स्पैम नाम से फोल्डर बना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आई एम अ शॉर्टकट की विच इज यूज्ड टू अंडू योर लास्ट एक्शन वाइल वर्किंग ऑन एम एस वर्ड। हु एम आई? मतलब ऐसा होता है कि हमने कोई काम कर दिया जीवन में और हमसे बिगड़ गया। अब हमारे जीवन में अंडू बटन नहीं है तो हम उसको वापस से पीछे जाके सही नहीं कर सकते। बट कंप्यूटर एक प्रोग्राम है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती से कोई चीज़ टाइप हो गई और आप वापस से, या आपने गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गई तो आप वापस से उस चीज़ को लाना चाहते हैं तो आप अंडू कर सकते हैं। अंडू मतलब वापस से उस चीज़ को लाना। तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, आपको ये सिर्फ सीधा सा बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल जेड है ना। अब आपको ये बताना है कंट्रोल एक्स किस काम आती है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन सीधा मैंने पूछा कंट्रोल एक्स किस काम आती है, ये आपको बताना है। या अल्ट F4 किस काम आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि एन इनोसेंट लुकिंग ईमेल अटैचमेंट और अ प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट अपीयर टू बी हार्मलेस बट इन द फैक्ट malicious एंड एग्जीक्यूट्स वट एवर टास्क द अटैकर डिजाइंड इट टू कैरी आउट इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम है जो ईमेल के साथ अटैच होकर आता है और हम उसे कई बार इंस्टॉल या डाउनलोड भी कर लेते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो वो हमें कहीं ना कहीं हार्मफुल नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में अगर उसकी पहचान की जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। वो क्या कहलाता है? क्या वायरस है, स्पैमिंग है, ट्रोजन हॉर्स है या फिशिंग है? तो अगर बात करें एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा वायरस जो हमारे लिए दिखने में खतरनाक ना हो बट एक्चुअल में अगर उसकी पता जानकारी हमें मिले तो वो हमारे लिए बहुत काफ़ी खतरनाक साबित या अनसिक्योर साबित हो सकता है। तो उसको कहते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। अब ये एक ट्रोजन हॉर्स ना एक टर्म है जो ऐसी चीज़ों के लिए यूज होती है जो देखने में खतरनाक या अनसिक्योर ना लगे बट एक्चुअल में वो अनसिक्योर हो। ठीक है, इस पर अगर आप मूवी देखना चाहें, इसी ट्रोजन हॉर्स पर बेस एक कहीं ना कहीं फाइटिंग सीन दिखाया गया है ट्रॉय नामक मूवी का। ये कहीं ना कहीं एक टेक्निक है ट्रोजन हॉर्स की। ठीक है, तो ये तो थोड़ा हटके अपने सब्जेक्ट से बात होगी। अब बात करते हैं वायरस। आपने समझ लिया सीधा सा दिखता है जो सीधा आपको हार्मफुल दिखेगा और हार्मफुल होगा, है ना। स्पैमिंग आपने देख लिया, ऐसे अनवांटेड ईमेल्स जो हम उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग कहीं ना कहीं आप हैकर्स का ऐसा ग्रुप है जो कहीं ना कहीं आपके जो सिक्योर पासवर्ड हैं उनको क्या उनको निकालने का, उनको डिटेक्ट करने का, उनको पहचानने का ट्राई करते रहते हैं। जैसे स्पैम कॉल्स या फिशिंग कॉल्स हमारे पास आती हैं कि आप OTP बताइए, इस तरीके की चीज़ें फिशिंग के अंतर्गत आई हैं, है ना। अगली बात करें कि आ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट स्कैन्स डिटेक्ट एंड रिमूव मेलवेयर फ्रॉम अ फाइल एंड कंप्यूटर। तो आप उसको क्या कहेंगे? कुकीज़, फायरवॉल, एंटीवायरस, ब्राउज़र। इसका आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि इसी बेस पे हमने एक और क्वेश्चन अभी किया था। इसका आंसर आप अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप ज़रूर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि पीहू इज रेगुलरली कनेक्टिंग हर मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर फॉर टेकिंग बैकअप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेटवर्क डू यू थिंक सी इज यूजिंग फॉर द वर्क, है ना। तो आपको ये बताना पीहू जो नाम की लड़की है वो कहीं ना कहीं फाइलों को ट्रांसफ़र करना चाहिए तो फ़ोन और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करती है बैकअप लेने के लिए। तो इनमें से किस नेटवर्क का वो यूज़ कर रही है? लैन, पैन, मैन या वैन? ठीक है, जरा इन नेटवर्क्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर और ऐसे आने वाले सभी क्वेश्चनों का आंसर इजीली दे पाएंगे। तो हमारे नॉर्मली 4 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, उसमें लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया और आपका मैन हो गया। लैन क्या होता है? अगर आप जैसे एक स्कूल मतलब एक ही बिल्डिंग में है ना। जैसे आप बैंक में गए, बैंक में सारे आपने देखे होंगे केबिन आसपास बने होते हैं। तो वो एक लाइन में अगर एक ही दायरे में, एक ही स्पेस में, एक ही प्लेस में चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, उसे आप लैन कहेंगे, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। अब पैन की बात करें, पैन में आप अलग अलग डिवाइस को एक सिंगल कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारी डिवाइसेस वायरलेस होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वो पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, इसलिए उसका नाम दे दिया पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन की बात करें, अब कई सारे लैन है, मतलब आपकी कई सारी बिल्डिंग है। एक आपका कॉलेज 1 है, कॉलेज 2 है, कॉलेज 3 है, कॉलेज 4 है, एक ही सोसाइटी में कह सकते हैं। तो आपने उनको मतलब अलग अलग लैन को, जैसे आपका मतलब कॉलेज यहाँ 1 हो गया, ठीक है, यहाँ कॉलेज 2 हो गया, कॉलेज 3 हो गया एंड कॉलेज 4 हो गया।
ठीक है। अब इसमें एक अलग लैन नेटवर्क काम कर रहा होगा, इसमें एक अलग लैन नेटवर्क काम कर रहा होगा, इसमें एक अलग लैन नेटवर्क काम कर रहा होगा और इसमें एक अलग, है ना। अब इनको सभी को जब आप आपस में जोड़ेंगे तो एक सिंगल जिस नेटवर्क से जोड़ेंगे आप उसे मैन कहेंगे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बैन में क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता है। तो आप कई सारे लैन को एक सिंगल सोसाइटी या सिंगल लोकेलिटी में ना जोड़कर पूरे वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को जब जोड़ देंगे तो उसे वैन कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसका इजीली आप आंसर दे पाएंगे कि फ़ोन और कंप्यूटर को कनेक्ट करती है वो नॉर्मली वायरलेस फॉर्म में कनेक्ट करेगी, है ना, और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे कनेक्ट कर रही है वो, ठीक है, बैकअप लेने के लिए। तो इसमें कौन सा नेटवर्क हमारे लिए कामगार होगा या किस नेटवर्क का वो यूज़ करेगी, वो है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हो सकता है इसकी कई एग्जाम्स में आपको फुल फॉर्म पूछने को आ जाए, तो वो भी आपको माइंड में रखना है कि P फॉर पर्सनल हो गया, L फॉर लोकल हो गया, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच with a standard configuration which of the following will have largest capacity in bytes। ठीक है, तो आपको नॉर्मल जो आपकी डेटा होता है उसकी रखने की क्षमता को हम बाइट्स में डिनोट करते हैं। जैसे MB आपने देखा होगा, GB देख सुना होगा। तो जो B वर्ड है बिट्स को या बाइट्स को आपको मेंशन करता है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट फाइल है, ठीक है। कैपेसिटी मतलब चीज़ों को रखने की जिसमें सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी हो। हार्ड ड्राइव है, रैम है, DVD रोम है या पेन ड्राइव है। तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करके अपने अंदर रख सकती है वो है हार्ड ड्राइव, है ना। कंप्यूटर में लगी रहती है, आपके लैपटॉप वगैरह हर चीज़ में आपको हार्ड ड्राइव देखने को मिलेगी। पेन ड्राइव लोकल भी हम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और नॉर्मल फाइल्स को एक लिमिटेड, जैसे 64 GB की हो गई तो उसमें 64 ही आएगा। नॉर्मली लिखा 64 होता है लेकिन आता उससे कम है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो हार्ड ड्राइव होती है इससे कहीं बड़ी होती है, ठीक है। 1 TB की इस तरीके से हार्ड ड्राइव होती हैं। कई बार ये सिक्वेंस पूछा जाता है, MB बड़ी होती है, KB बड़ी होती है। अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे छोटी KB आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी MB आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी GB आएगी, उसके बाद आपकी TB आएगी। ये सीक्वेंस कई सारे एग्जाम्स में पूछा है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। कि अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर आपको ये सॉल्यूशन के साथ PDF चाहिए तो आपको हमारे ग्रुप पे भी हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आप इजीली रिवाइज कर पाएँ। तो पेडल अब ऑफिशियल टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। हम PDF ये क्लास होने के बाद तुरंत उस पर अपलोड कर लेंगे, वहाँ जाके आप इजीली इसको ले पाएंगे। क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल्स विल यू सजेस्ट टू द टीचर्स फॉर मेकिंग देयर क्वेश्चन पेपर एंड असाइनमेंट। मतलब टीचर के लिए कौन सा ऐसा टूल है जो उपयोगी साबित होगा, जो उन्हें असाइनमेंट हो गया या उनका कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए उनकी मदद करेगा। क्या वो आपका MS वर्ड होगा, MS पावर पॉइंट होगा, MS एक्सेल होगा, MS SS होगा। तो इनमें से कौन सा आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज अ टीचर, जिस पे वो ये सारे काम अपने कर पाए। तो इसमें जो होगा कई सारे हो सकता है इसका आंसर है MS पावर पॉइंट लगा रहे हो, लेकिन नॉर्मली जो PDF रेडी करते हैं, क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं, वो आपका वर्ड का काम होता है। तो इसका आंसर होगा MS वर्ड। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो अजय सेन has copied a text content from a document and now he wishes to paste the copied content in another document, which keyword shortcut should be used for the same। मतलब अगर वो एक कंटेंट को दूसरे पेज पर पेस्ट करना चाहता है तो वो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेगा, Ctrl+C का, Ctrl+P का, Ctrl+V का, Ctrl+E का। अभी आपने देखा आपको शॉर्टकट की पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है। और हमारी तरफ से ये होगा कि आपको एक बार में सारी शॉर्टकट्स की कराने की कोशिश करी जाएगी, इससे आप एक बार में सारी शॉर्टकट्स की हो जाएँ। तो इसमें अगर बात करें तो मेनली वो पेस्ट करने की बात कर रहा है। मतलब एक आपने मटेरियल सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के लिए अगर पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है तो यहीं अगर मैं बताऊं तो Ctrl+A दबाते हैं, Ctrl+A, है ना। तो पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C होगा, ये अगर बोलें तो कॉपी करने के लिए, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए हमारी Ctrl+P आएगी, यहीं डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकट्स की को जितनी मिल सकती हैं। सॉरी, V आएगी, यहाँ P ना होके अगर हम बात करें तो यहाँ V आएगी। P आती है आपकी किसके लिए, P आती है आपकी चीज़ों का प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपकी पेस्ट करने के लिए भी आएगी, P आपकी आएगी प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और अगर बात करें E की तो अलाइन करने के लिए, लाइन अलग अलग तिरछी लिखी है तो उनको एक साथ अलाइन करने के लिए आपकी Ctrl+E आएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नोट डाउन अगर करना चाहें तो ये चीज़ अपनी नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द यूज़ ऑफ फंक्शन की F7 वाइल यूजिंग MS ऑफिस टूल्स लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। तो F7 का काम क्या होता है। F7 का अगर, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस है, आप जब यूज़ कर रहे होंगे, कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, उन्हें पता होगा कि F7 का क्या होता है। F7 नॉर्मली आपने जो स्पेलिंग लिखी है किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते समय, उनको स्पेलिंग चेक का काम करता है। ग्रामेटिकल जो मिस्टेक आपसे हुई है उनको चेक करने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4, है ना। अगर आपके पास घर में ये उपलब्धता है कंप्यूटर की तो आप इन सब फंक्शन को एक बार यूज़ करके देख लें, फिर आपको कभी इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
ये मेरी एडवाइस है अगर आप मानना चाहें। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब एंटीवायरस जो हम सुनते हैं कि एंटीवायरस डलवा लो, ये कर लो, तो वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग है, यूटिलिटी है, ऑपरेटिंग है। तो अगर बात करें एंटीवायरस किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हो सकता है कई लोग इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आएगा, लेकिन अगर यूटिलिटी यहाँ दे रखा है तो आप इसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही डालेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर यूटिलिटी नहीं दिया होता तो आप इसे बेशक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते थे। वॉट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट, मतलब आपको ये बताना है अल्टरनेट नेम क्या होता है किसी भी वेब पेज पर या वेबसाइट का। तो आईपी एड्रेस होता है, फोल्डर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, यूआरएल होता है। तो अल्टरनेटिव जो नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, वो आपका सीधा सा क्या होगा, यूआरएल होगा उसका। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हो सकता है डोमेन नेम क्या होता है, किसी की पहचान, मेरा नेम अगर है कुछ और आपका नेम कुछ है तो वो आपका डोमेन नेम है, लेकिन उसको जब आप अल्टरनेटिव तौर पे वेब पेज पे मेंशन करेंगे तो ऊपर आप HTTPS स्लैश ऐसे करके एक यूआरएल लिख के आता है, तो उसे हम यूआरएल बोलते हैं। इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि अच्छा, मैं आपको एज होमवर्क ये क्वेश्चन देना चाहूँगा कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कई सारे आपको पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसको हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें कि HTTPS का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसी के साथ ये आज की आपकी प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आईसीटी के जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू के तौर पे हमारे तरफ से लाए जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखेंगे, एंजॉय करेंगे। नोट्स बनाने होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप ज़रूर बनाइएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। इसके साथ अगर आप चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो चंडीगढ़ की प्रैक्टिस सेशन आपको कई सारे प्लेलिस्ट के तौर पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप DSSS को फोकस कर रहे हैं तो उसके आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं आईसीटी के एक सेकंड वीडियो, सेकंड प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप बेहतरीन तैयारी करिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।